बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के शो के आगाज़ पर बात करेंगे कि हॉल स्ट्रीट में ज़ेर इलाज बेगम कलसूम नवाज बीमारी से जंग लड़ते लड़ते अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई हैं। कुछ डिटेल में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, मगर प्रोग्राम के जब अगले हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने प्रोग्राम मुकाबिल में मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे ब्रेक की गई स्टोरी पर नोटिस ले लिया है। निजी चैनल के प्रोग्राम में कहा गया कि अदालत के स्टे ऑर्डर की वजह से अरबों रुपए फंसे हुए हैं। मुझे शाम तक लिस्ट दें ताकि मैं देख सकूं कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिनकी वजह से इतनी बड़ी रकम फंसी हुई है, ताकि रऊफ क्लास्ट्रा और आमिर मतीन शाम को ये ना कहें कि कुछ नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के प्रोग्राम मुकाबिल के बारे में रिमार्क्स। हम आज इन तमाम जुर्मानों के लिस्ट सरकारी दस्तावेजात के साथ आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि किन किन कॉर्पोरेट माफियाज ने मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 27 अरब रुपए के जुर्मानों पर कई बरसों से स्टे ऑर्डर्स ले रखे हैं। डिटेल से ये तमाम स्टोरी आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि करप्ट दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, नाप पीछा करेगा, ताजिर गलती करेगा तो नजरअंदाज करेंगे, हाँ, ताहम जुर्म नजरअंदाज नहीं हो सकता। करप्शन पर सजाए मौत हो तो मुल्क की आबादी आधी रह जाएगी। उन हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान को तलब किया माजी में जिनकी जानिब देखा नहीं जा सकता था। चेयरमैन नैब का ताजरों से खिताब। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि डीएमजी अफसरान ने इमरान खान के गिर्द भी अपना हिसार तंग कर दिया। अज़्म अगर मक्का का किया है तो तुर्किस्तान की जानिब रुख आखिर क्यों? डीएमजी टैलेंट की तलाश डीएमजी से शुरू करता है और डीएमजी पर ही खत्म करता है। इमरान खान को अरबाब शहजादों और इशरत हुसैनों से अपना दामन छुड़ाना होगा, वरना नविश्ता दीवार सामने लिखा हुआ है। 92 न्यूज के सीनियर कॉलम निगार मोहम्मद इजहारुल हक साहब के आज के कॉलम के हवाले से भी डिटेल में बात करेंगे। बहुत बड़ी स्टोरीज हमारे पास हैं जो कि अभी बताना बाकी हैं, मगर सबसे पहले आमिर साहब, खबर ये है, बुरी खबर है यकीनी तौर पे कि मोहतरमा बेगम कलसूम नवाज साहिबा आज इंतकाल कर गई हैं। जी, बहरहाल बहुत हर मौत ही गमगीन होती है, मगर बेगम कलसूम नवाज साहिबा जो थी वो चूँकि 3 दफ़ा खातून अव्वल रहीं और जो है पहले ही शरीफ ख़ानदान पे एक परेशानियों और गमों का एक तसलसल जारी था, तो उसमें गो के फैमिली और उनकी पार्टी और मेरा हाल पूरा पाकिस्तान तैयार था, क्योंकि काफ़ी अर्से से वो बीमार थी। तो बहरहाल पहले ही वो गमों का एक सिलसिला जारी था कि नवाज शरीफ साहब खुद जेल में हैं, उनकी साहबजादी भी जेल में हैं और केसेस भी चल रहे हैं। तो उसी दौरान में ये वाली इतला भी आ गई। अफसोसनाक तो गमगीन तो है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बाकी इसका थोड़ा सा एक कानूनी भी मसला है, अखलाकी भी है कि उनको नवाज शरीफ साहब को और उनकी साहबजादी को इजाज़त देने के हवाले से तो मेरा ख़्याल है कोई इसकी काफ़ी नज़ीरें मिलती हैं कि इवन आम कैदियों को भी इस तरह की जब बात होती हैं तो पेरोल के ऊपर मौका मिलता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसके अंदर कोई ऐसी रुकावट आएगी, ना अदालत की तरफ से और ना ही मेरा हाल हुकूमत इस पर अपोज़ करेगी। तो वो तो मामला इतना, मुझे जितना चैनल्स में कहीं पे उसको बड़ा पेचीदा बना दिया गया था, मेरा इतना पेचीदा नहीं है। उनको मौका मिलेगा और मिला जाना भी चाहिए, बिल्कुल ये उनका हक है, कानूनी हक है। बाकी नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये डिमांड आई थी कि मेरे बच्चों को भी जो है वो प्रोटेक्टिव बेल दी जाए ताकि वो आके हसन और हुसैन के लिए ख़ास तौर पे, उनकी एक और साहबजादी भी है जो कि इसाक डार साहब की बहू है, तो वो तो आएंगी, उन पर ना कोई केस है, वैसे भी वो आएंगी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है इसाक डार साहब की मैं देख रहा था कि वो भी शायद नहीं आ रहे, तो उनके बच्चों का प्रोटेक्टिव बेल भी दी जा सकती है अगर वो मांगें, मगर ये शायद कानून के दायरे में नहीं आता कि उसके बाद उनको अदालत में उनको फिर पेश होना पड़ेगा, फिर वापस जाना वो अदालत पे मुनहसर है। तो मेरा ख्याल है वो चांस नहीं ले रहे। अभी मैं देख रहा था टिकट चल रहे थे कि उनके दोनों बच्चे जो हैं वो नहीं वापस आ रहे। बहरहाल सबके लिए आज एक गम का दिन है और क्या कहा जाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। बिल्कुल जी, हमारी तरफ से भी कंडोलेंसेज कि जैसे आमिर ने कहा
सैड न्यूज़ फॉर द फैमिली, ऑलरेडी वो ट्रबल्स में, मुश्किलात में है, और अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। बिल्कुल ठीक है। क्लास साहब, अब हमारे पास बहुत बड़ी स्टोरी है जो कि हम करने जा रहे हैं, ताकि फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये गिला ना करें कि शाम को आप और आमिर साहब बैठ जाते हैं, उन्हें लिस्ट भी नहीं देते और बात भी कर लेते हैं आप लोग। मेरा ख्याल है मैं थोड़ी सी इसकी तमहीद में ज़रूर उसमें थोड़ी सी, आज जो प्रोसीडिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मैंने पहले भी एक बात की थी कि इनसे पहले बड़े ये गैप के बाद, इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद जो हमने टाइम देखा, तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 4 साल के दरमियान में 4-5 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुजरे, तो उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई। वो समझते थे जुडिशल एक्टिविज़म पे वो बिलीव नहीं करते थे, और हमारे जैसे जो लोग थे वो ये समझते थे जिस मुल्क में इंस्टीट्यूशन रिग्ड हो जाएं, यहाँ पे नैब रिग्ड हो जाए, FIA, स्टेट बैंक, SCCP, एनीथिंग, यहाँ पे हर जगह अपने बंदे बिठा के सारी चीज़ें कंट्रोल कर लें, मैनेज कर लें और चीज़ें ना चलने दें, जिसका मुज़ाहरा हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में देखा था जब पनामा पे उन्होंने तमाम को बुलाया था। वहाँ पे खुर्शीद शाह साहब ने 8 स्टेट के जो मेजर आपके रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं जिनका काम है FIA, नैब, SCCP, उसमें लॉ मिनिस्ट्री, उसमें जहाँ स्टेट बैंक, सारे उन तमाम ने कहा जनाब कि हम इसको टच भी नहीं कर सकते, रिग्ड थे ना, क्योंकि उन्हीं पोजीशन पे यही लगे हुए थे। सो ये काम पिछले 4-5 साल से पक्का हो रहा था। ऑल ऑफ सडन ये हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं साकिब निसार साहब, और मादरत के साथ मेरा बड़ा आपको पता है एक उनके साथ वन वे एक हमारा उनके साथ उनके जुडिशल एहतराम का रिश्ता है, एहतराम भी है एक तरह का, वो जो स्टेप्स लेते हैं थोड़ा सा रोमांस भी है हमारा उनके साथ। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि साकिब निसार साहब से, चीफ जस्टिस साहब से लोगों को उम्मीदें ज़्यादा नहीं थी जब ये आए थे, क्योंकि हम पीछे से आदी हो चुके थे, देख चुके थे कि चीफ जस्टिस वहाँ पे जवाद ख्वाजा साहब है, हमारे मुल्तान के जमाली साहब भी आए, उसमें तसद्दुक जिलानी साहब है, जमाली साहब है, दरमियान में एक है, किसी ने कुछ नहीं किया। और हमने भी कभी किसी को हमारी जरूरत क्या कि सुप्रीम कोर्ट पर हम कोई बात कर सके, हमारी वैसे भी हमारे पर जलते हैं, साहब के जलने भी चाहिए। इन्होंने आगे जिस तरह के स्टेप्स लेने शुरू किए, कुछ उम्मीद हमें लगी कि यार एक बंदा, और इन्होंने खुद कहा अपने घर वालों को जनाब कि हमें मैं आप 1 साल के लिए मुझे भूल जाएं, ये मैं साल का, ये खुदा ने मुझे चीफ जस्टिस बनाया, मैंने बैठ के सारे का सारा जो चीज़ें मैं ठीक कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ। और मेरा ख्याल है कि हमने कोई अगेन एहसान नहीं किया, हमारा हिस्सा है, काम है, जॉब का हिस्सा है। हमने भी कोशिश की है कि जो अच्छे स्टेप्स वो ले रहे हैं, और उन दिनों में जब इन पे हर दाएं बाएं राइट लेफ्ट अटैक, और बड़े लोग हमें भी टांट करते थे। आपको पता है यहाँ पे इस मुल्क में जो काम नहीं कर सकता और कुछ करे ना करे, टांट तो हमारे ऊपर कर ही सकते हैं, टारगेट तो हमें कर ही सकते हैं। सो चीफ जस्टिस साहब ने खुद उम्मीदें दी, इस कौम को दी हैं, और उस पर बड़ी हद तक वो पूरे भी उतरे हैं। उन्होंने बड़े खतरात का आके जहाँ सामना किया, माफियाज को चैलेंज किया, बड़े बड़े बिग गन्स, ये कोई आम काम नहीं होता, उनके खिलाफ कंपेन्स भी चली, सोशल मीडिया पे चली, टीवी चैनल्स पे हमने कई देखे, उस पर शोज़ भी होते रहे। तो आज उनका एक जुमला था, उन्होंने कहा जनाब कि वो शायद हम अदालत लगा लेते हैं, कोई इस तरह की चीज़। सर हम ये सोच ही नहीं सकते कि ये उसमें दुनिया में 2 ही अदालतें लगती हैं, या खुदा की अदालत लगती है, नीचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, इंडिया हो, USA UK हो, ये 2 ही अदालतें लगती हैं सर। को दरमियान में मेरा ख्याल है कोई ना अदालत लग सकती है। हम उनके स्टेप से इनकरेज्ड हुए, हमने चीज़ें सामने लाना ये शुरू किया। हम पहले भी लाते थे, कुछ नहीं होता था। आपका ये हमें फ़ायदा हुआ कि ये चीज़ें थोड़ी सी नोटिस होना शुरू हुई, कोई ब्यूरोक्रेसी को जो लूटमार चल रही थी उसको ब्रेकें लगी हैं, लोग थोड़ा सा अदालतों से डरने लगे हैं। अच्छा, हमें एक तरह का हौसला हुआ कि हम अगर डॉक्यूमेंटेड, वेल रिसर्च्ड और सबूतों के साथ अगर शो करें, तो जहाँ पे हम उस पब्लिक में शोर पैदा कर रहे हैं, तो सेम हम थोड़ी सी मदद भी कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस की, कि सर इन एरियाज़ को भी देख लें। तो खुदा ना खासा ना हम जज हैं, ज्यूरी, हैंगमैन नहीं है। हमने ये कहा कि अदालतों में बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब जो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, और बड़ा मतलब कोई पहले तो शुरू में यकीन ही नहीं करता था, अगर थोड़ी सी वो इसको टेकअप करें तो बिलियंस ऑफ रुपीज़, और आपको एग्जैक्ट फिगर देंगे, एक एक चीज़ का देंगे हम आपके साथ, ऐसे हमने बात नहीं की थी, आज जो हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो बहुत सारे पैसे जो रुके हुए हैं अदालतों के स्टे की वजह से, वो सीधे आप उसको उसमें डैम फंड में लेके जाएं। और कल मैं आपको साथ में आज तो सिर्फ आपको हम दे रहे हैं 26 अरब रुपए की डिटेल शेयर कर रहे हैं कि 26 अरब रुपया इनके चीफ जस्टिस साहब की एक इंटरवेंशन से, वो आपके साथ शेयर करता हूँ, वो डैम फंड में आ सकता है। सरकारी लीगली इस आवाम का, कौम का पैसा है, मैं उस पर आऊँगा। कल आपके साथ मैं ये तकरीबन 232 बिलियन रुपीज़ की एक और स्टोरी लेके आऊँगा जी, मैं वो भी लेके आऊँगा आपके साथ कि वो कैसे, किस तरीके से, किन किन चंद लोगों को फ़ायदा दिया गया है, पूरी डिटेल के साथ देंगे, हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे। फिर मैं 10 अरब रुपए की एक लेके आऊँगा मेरे साहब,
कि कैसे 10 अरब रुपए की एक पार्टी को यहाँ फ़ायदा दिया गया है, उस पर भी चीफ जस्टिस साहब अगर मुनासिब समझेंगे उन कंसर्न से ज़रा पूछ लें। हम आपकी इंस्टीट्यूशंस की मदद कर रहे हैं कि फ़लाँ जगहों पे पैसा पड़ा हुआ है, कौम का है वो पैसा, कौम का पैसा है, लोगों का पैसा है। अगर ये थोड़ी सी उसमें इंटरेस्ट उसमें लीज है, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ले लें, चीफ जस्टिस साहब ले लें, ये रुका हुआ पैसा ये आपको ईजिली अवेलेबल हो सकता है। इसलिए हमारी तरफ से कोई हरगिज़ कोई हमारी अदालतें नहीं, हम सोच अगेन जैसे मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, आपका ख्याल है कि इसमें से हमें तो कोई जो पैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें तो काट नहीं मिलने वाला, ऐसे जो हम चीज़ें बता रहे और अभी जब शेयर करेंगे खुद भी मेरा ख्याल है सुनने वाले भी और बाकी इदारे भी कन्विंस होंगे कि ये पैसा वाकई ये लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल। हम तीनों को तो वही तनख्वाह मिलती रहेगी जो नेटिव उन्हें दे रहा है। हमें इसमें से बिलियन रुपीज़ में से ना पैसे चाहिए ना कोई हमें कोई मिल रहे हैं, आप रिकवर करवा लें, आपके हैं। इससे पहले कि क्लास साहब आप इसकी तफसील बताना शुरू करें कि आम आदमी को ये समझाना बड़ा ज़रूरी है कि ये कंपटीशन जो बनाया गया है कंपेटिटिव उसको रोकने के लिए, ये जो कार्टेल्स हैं, माफिया हैं, जो कि ये मिल के आवाम का खून चूसते हैं, ये उसको कार्टेल्स को रोकने के लिए है। और मुझे दाद देनी पड़ती है कि अक्सर इनको उतनी इनकी हम तारीफ़ नहीं करते और हमारे रिपोर्टर हजरात भी इतना इस पर फोकस नहीं, साफ़ी हजरात भी करते कि इन्होंने बड़ा ये आसान काम नहीं है इन माफियाज़ को, इन कार्टेल्स को हाथ डालना। इनके पास बड़े बड़े वकील होते हैं, इनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है और ये हर तरीका करता है। और इन्होंने इस कंपैरेटिव क्वेश्चन ने इतना ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत की हुई है। ये जो आप तफसीलात बताने वाले हैं ये बहुत बड़े लोग हैं, आम छोटे लोगों को तो रोज़ सजाएं पकड़ के मिलती रहती हैं। ये पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोग हैं और ये खून चूस तबका अवाम का पैसा चूस रहे हैं, पर आपस में मिल के चूस रहे हैं, गैर कानूनी में चूस रहे हैं और ये पकड़े गए हैं। और ये तफसील बताएं, ये शॉकिंग तफसील है जी। आमिर साहब इस पे हमने कुछ मेहनत की है सर, चीज़ों पे डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं। फिर हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरपर्सन हैं, उनका नाम विद्या खलील साहबा, उनसे बड़ी डिटेल से हमने बात की है। बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि जो बिग कार्टल्स हैं, कार्टल्स को वैसे आम अल्फाज में माफिया कहा जाता है कि जब या बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं या बड़े कॉरपोरेट यहाँ पे हाउसेज हैं, वो बैंकिंग हो, फर्टिलाइज़र हो, वो सारी मैं आपको डिटेल अभी दूंगा। जब ये लोग आपस में आके मुका कर लेते हैं, ये कंपटीशन में नहीं जाते, ये फिक्सेशन कर लेते हैं कि हम 3-4 लोग मुनापली कर लेते हैं और पब्लिक को अपनी मर्जी के रेट्स पे हम चीज़ें बेचेंगे, वो महंगाई करेंगे नहीं करेंगे, इसको कार्टेलाइजेशन कहते हैं। लुटती इसमें अवाम है कि अवाम की जेब से पैसा आ रहा है। मैं पिछले आपको आमिर साहब मैं बता रहा हूँ और लोग ज़रा तैयार रहें थोड़े से उस शाख के लिए जो हमने डाटा आपके साथ दे रहे हैं, ऑफिशियल डाटा है सारा, ये डॉक्यूमेंटेड है सर सारा। आमिर साहब पिछले आपके यहाँ से अब तक जुर्माने जो किए गए हैं, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन सेक्टर जैसे बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, पोर्ट्स एंड शिपिंग, पोल्ट्री, ऑटोमोटिव और सीमेंट, टेलीकॉम, फर्टिलाइजर, मेन सेक्टर की बात कर रहा हूं, इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को जो लूटा है उस पे ये पकड़े गए थे सारे जिनके मैं नाम ले रहा हूं और इनकी बाकायदा इंक्वायरीज हुई। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंक्वायरीज की जिन तमाम की डिटेल मौजूद है और इन पे जुर्माने हुए थे 26 बिलियन रुपीज, 26 बिलियन अरब रुपया जी सर, बल्कि इसको 27 अरब के हैं, 26 अरब और ये 90 करोड़ पे तकरीबन आप कह रहे हैं 27 अरब रुपए। ये जो आप सेक्टर्स बता रहे हैं ये पाकिस्तान के तकरीबन 60-70% इंडस्ट्री बन जाती है। 67% फीसद जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है वो आपस में मिलके अवाम को जो है लूटते रहे और ये सबसे मिनिमम लेवल पे जुर्माने किए गए हैं। लूटने के म्यार वो बहुत ज्यादा है कि कितना पैसा इन्होंने पाकिस्तानी अवाम की जेब से निकाला है। ये सीमेंट ने, टेलीकॉम, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, पोर्ट, शिपिंग, पोल्ट्री और आपकी कार वगैरह, ये सिर्फ चंद सेक्टर हैं, बाकी डिटेल में आपको बाद में जाता हूं। इनको ये पकड़े गए, इनको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंक्वायरीज की, मौका दिया कि आप आएँ और यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। उसके बाद इन पे जुर्माने हुए 27 अरब के। और इन शेयर के बच्चों ने क्या किया आमिर साहब, ये सीधे अदालतों में गए। ठीक, इन्होंने जनाब वहाँ पे सिर्फ 3 करोड़ रुपए की रिकवरीज है आमिर साहब, 27 अरब रुपए जुर्माने हैं, 3 करोड़ रुपए की रिकवरी है, बाकी स्टे ऑर्डर्स हैं। और मैं आपको अगर मुझे अगर गुस्ताखी ना समझी जाए तो सबसे ज़्यादा इन लोगों के जो केसेस स्टे किए गए हैं कि आप इनसे पैसे भी नहीं ले सकते, इनसे रिकवरियाँ भी नहीं कर सकते, वो जनाब लाहौर हाई कोर्ट के हैं सर। लाहौर हाई कोर्ट ने सबसे ज़्यादा इन कार्टल्स को उन्होंने स्टे किए हैं कि आप इनसे पूछ भी नहीं सकते, इनसे बात भी नहीं हो सकती। और कोई यहाँ सुने ज़रा, इस वक्त सर
ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट में 112 केसेस पड़े हुए हैं और सिंध हाई कोर्ट में 48 पड़े हुए हैं। इस्लामाबाद में यहाँ पे 18 आपके केसेस पड़े हैं जो इन्होंने स्टे लिए हैं, और बाद स्टे कितने पुराने हैं, 2009 ऑनवर्ड के 10 साल से ये केस पड़े हुए हैं, और उस 10 साल के अंदर ये सिलसिला जारी है। जब फैसला नहीं होता इसका मतलब है कि वो काम भी नहीं रुकता। वकील पैसे बना रहे हैं और ये माफिया पैसे बना रहा है, अवाम का लूट रही है। अब इनमें से किन लोगों ने इनको रिकवरीज दी, पैसे दिए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है आमिर साहब कि क्यों उन्होंने रिकवरीज करवे। 3 करोड़ वालों ने करा दिया, जिसको जुर्माना हुआ 5 लाख, जिसको जुर्माना हुआ 10 लाख, जिसको हुआ 15 लाख, उसने कहा इतने में तो हमने वकील कर लेना है यार, स्टे का क्या फायदा। अब मैं आपको बताता हूँ ईयर वाइज आमिर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हर साल यहाँ पे कितने कितने जुर्माने इन पे होते रहे और रिकवरी जीरो की जीरो रही है आमिर साहब। 2011 में सर आमिर साहब हमने देखा, या बल्कि 2009 से 2009 में तकरीबन यहाँ पे वो 6.7 बिलियन रुपीज़ के जुर्माने हुए कि लोगों को लूटते हुए पकड़े गए सेक्टर सर। उसके बाद 2008 में हमने देखा सर वहाँ पे आपके 20 करोड़ जुर्माने थे। फिर हमने 11 देखा, उसमें भी आपके तकरीबन बनते हैं सर 3, 6, 2, 8 करोड़ रुपए के जुर्माने थे। 12 में हमने देखा 1.2 बिलियंस के, इसमें 13 में भी हुए सर, इसमें 17 अरब के करीब हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें 2014 गायब है। 2014 में लगता है कि कोई पाकिस्तानी यकदम शरीफ हो गया, उसका डाटा आमिर साहब यहाँ से उसमें मिसिंग है। अब मैं मिसिंग की मैं शायद एक वो करता हूँ कि दरमियान में ऐसा होता रहा कि यहाँ बड़े बड़े तगड़े और अक्सर जो है ना तगड़ी खवातीन आती रही हैं। ये विद्या खलील साहबा भी हैं, इससे पहले भी 1-2 खवातीन आई हैं जो बहुत तगड़ी थी। फिर उसके खिलाफ क्या होता था, माफिया अटैक कर जाता था और 1-2 को मजबूरन छोड़ना पड़ा है। मेरा ख्याल है, मेरे शक पड़ता है, हम डिटेल्स बता सकेंगे कि इस बात का इम्कान है कि दरमियान में वहाँ पे पोस्ट ही खाली रही हो या वहाँ पे उनको दबा लिया गया हो। ठीक है, शॉकिंग डिटेल्स हैं। क्लास एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं अभी। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शॉकिंग डिटेल्स बहुत अहम हमारे पास हैं, डेटा बहुत अहम है, कौन सी कंपनी से कितना जुर्माना हुआ और किस ईयर के हवाले से कितना जुर्माना बाकी है, तमाम डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। छोटी सी ब्रेक, साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। 2014 का डाटा तो गायब है, गालिबन आमिर साहब ने मज़ीद इस पे बात कर ली है। 2014 का वो मैंने कंफर्म कर लिया है। उस वक्त एक बहुत ही तगड़ी कमीशन की यहाँ पे चेयरपर्सन आई थी, उनका नाम था राहत कोनैन। उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया। तो उसके बाद उन्होंने उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था, तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जब ये 2013 में आई तो जाहिर है वो सारे इंडस्ट्रियस लॉबी भी आ गई और वो कार्टेल्स भी आ गए। तो उन्होंने 1.5 साल तक उसका कोई चेयरमैन या चेयरपर्सन रखा ही नहीं, क्योंकि वो इन्फोर्समेंट चाहते नहीं। वो बड़े बड़े फैसले हो गए थे उस दौरान चीनी के माफिया के ऊपर, उसके बाद कारों के उस पर। तो वो 1.5 साल का जो आपका शक था कि 2014 के अंदर बहुत ज़्यादा शरीफ हो लूट गया पूरा माफिया, शरीफ नहीं था हुआ। उन्होंने अदारे को बिल्कुल जकड़ दिया था, उसका कोई बॉस ही नहीं लगने दिया था, और जो एक्टिंग चार्ज पे बंदा रखा था वो जान के रखा गया था कि इन्फोर्समेंट ना हो सके। अमिर साहब, मैं जल्दी से कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क के, मैं कोई नाम आप तो पढ़ें स्क्रीन पे, जिनको जुर्माने हुए थे और इन्होंने जुर्माने अदा नहीं किए, इन्होंने वकील हायर करके स्टे ऑर्डर्स ले लिए सारे के सारे अभी तक। जो आज हमने अभी आपको विद्या साहिबा के साथ जो बात है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। मैं बड़े बड़े आपको इसमें बता दूं कि पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन हैं, इन पे जुर्माना हुआ 3 करोड़। हबीब बैंक पे हुआ सर, या अलाइड बैंक पे हुआ, MCB, यूनाइटेड बैंक, सऊदी बैंक, बचा नहीं है इसमें, एटलस बैंक, नेशनल बैंक। इसके बाद आगे आप चलते जाएं आमिर साहब, इसमें सीमेंट वालों को देख लें, अटक सीमेंट है, अस्करी सीमेंट, बेस्ट वे। इसके बाद आपका चिराट सीमेंट, DG खां, ये दौदा भाई सीमेंट, ये आपकी अब डेंडोट है सर, डेंडोट जी, ये है दीवान, फौजी सीमेंट, फैक्ट्रो आपकी। उसके बाद अब आपकी कुहाट, लकी सीमेंट, फिर पैनियर सीमेंट। अच्छा, कोरियर सर्विसेज ने कहा कि जनाब कि अगर ये लगे हुए हैं बाकी तो हम क्यों ना करें, इधर हम भी पैसे बना लें सर। इसमें जनाब आपके मिस्टर उज़ैर साहब, आसिफ इकबाल, इसका मलिक परवेज साहब, नुमान अनवर भट्ट साहब, राजा यहाँ पे आसिर मुनीर साहब। एजुकेशन में भी सर इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हुई, उन पे भी जुर्माने हुए सर। फिर फर्टिलाइज़र सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में किया गया है सर, 2 लोगों पे जुर्माने हुए थे। एक एंग्रो फर्टिलाइज़र पे हुआ सर ये सबसे बड़ा जुर्माना, 5 बिलियन रुपीज़ के करीब। फौजी फर्टिलाइज़र 5.5 बिलियन रुपीज़। इन लोगों पे ये हुआ कि आपने गरीब किसान, आपने हुकूमत से सस्ती आपने खाद वो भी ली,
अब सब्सिडी भी ली आपने, वहाँ गैस भी सब्सिडाइज की, और किसान बेचारा सबसे धोती में फिरता है। जरा देखें से किन लोगों को लूटा इन लोगों ने। अच्छा, दीवान फूड्स वाले, उन्होंने जनाब कार्टेलाइजेशन की, उसके बाद यहाँ पे एग्रो फूड्स हैं, नून पाकिस्तान, फिर आपके प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स हैं, कॉलगेट हैं, ये आपके पाम ऑलिव वगैरह। इन्होंने कहा जनाब हम भी जरा यहाँ पे थोड़ा सा चलते चलते वो भागते चोर की लंगोटी सही, हम भी जरा पाकिस्तानी अवाम को लूट लें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को इन्होंने महंगी करके चीजें बेची आपस में मुका करके कि इस प्राइस की अगर कीमत इसकी 10 रुपए है ना, उन्होंने कहा ऐसे करते हम सारे मिलकर इसको 100 रुपए में बेचेंगे। अवाम की जेब से ये पैसे उन्होंने लिए। अवाम को समझने की जरूरत है कि इनकी यह कार्टेलाइजेशन कैसे हुई है सर आमिर साहब। इसके बाद जूट मिल्स हैं यहाँ पे। अच्छा, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी सर, DHA का भी है यहाँ पे। इसके अमीन ब्रदर्स हैं, इंजीनियरिंग में है, इसमें रेडको अपने वन एंड ओनली सैफुररहमान, उन्होंने कहा जनाब हम भी हाथ मार लें यहाँ पे, उन पे भी जुर्माने हुए सर। इसके बाद पाकिस्तान वनस्पति आपकी मैन्युफैक्चरिंग आपकी घी है सर, इन्होंने भी यहाँ पे किया। फिर चाइना हार्बरिंग आपकी कंपनी है, पाकिस्तान या स्टील मिल्स कॉर्पोरेशन सर। इसके बाद JJVL इकबाल ZM साहब हमारे मोहब्बत, वो कैसे पीछे रह सकते। उन्होंने भी अपना छक्का मारा जनाब करोड़ों पे उन्होंने भी, और उनको एतजाज अहसन साहब ने 10 साल से स्टे लेके दिया यहाँ से। आपके दोस्त एहतियातन बता रहा हूँ, ये भी चीफ जस्टिस साहब ने डिटेल्स मांगी थी जो उनको दी गई। अच्छा, इसमें डॉक्टर इसमें मेडिकल हॉस्पिटल्स ने भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा जब बाकी लगे हुए आवाम का पैसा बना रहे हैं तो हम क्यों पीछे रह जाएं। उन्होंने जनाब इस पे मेडिकल, इस पे आपके बहुत सारे सेंटर्स हैं, उनके नाम हैं। अब मैं क्या क्या इसमें बताऊं। बैंक इस्लामी, उन्होंने कहा जनाब हम भी ले लें, हिस्सा ले लें। मिजान बैंक, बुर्ज बैंक, अल बराक बैंक, अल हबीब, फैसल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, यूनाइटेड बैंक, NIBs, आपके सुनहरी क्या कहते हैं, सुनहरी कहते हैं वो बैंक, अस्करी बैंक, बैंक अल फलाह, बैंक हबीब, अलाइड, ब्ला ब्ला, नेशनल बैंक, बार्कले बैंक। बाहर वालों ने कहा हम क्यों ना करें यार, पाकिस्तानी लूट पे लगे हुए, हम भी करें। उन्होंने भी इसके बाद शिफा इंटरनेशनल, नाम बड़े और दर्शन छोटे, उन्होंने भी जनाब के हम भी जाते हुए कुछ हिस्सा बना लें सरकारी प्लॉट पे फलाह के नाम पे प्लॉट लेके उसके बाद ये सिलसिला। अच्छा, इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ या चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर, इन्होंने कहा हम बनाए जनाब यहाँ पे, हम क्यों आके क्यों पीछे हैं। पाकिस्तान PTCL सर, मजे की सुने, जो सरकार में आते हैं, 8.3 बिलियन रुपीस का इनको जुर्माना हुआ। 8.3 बिलियन। मैं आपको जरा अगर बिल्कुल मैं 3 सेक्टर बता दूं ना जिन्होंने 24 अरब रुपए के पाकिस्तान में जिन पे जुर्माने हुए। एक फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा आई है सर। इसके बाद आपकी PTCL वाले आते हैं सर, आपकी टेलीकम्युनिकेशन आती है, और तीसरा सेक्टर सर एक और सीमेंट। इन तीनों ने मिलकर 24 अरब रुपए का इन तीनों पे जुर्माना हुआ। तीनों ने जाकर स्टे ऑर्डर लिए हैं सर, कई अरसे से 1 टक्का उन्होंने जमा नहीं कराया सर। इसके बाद सुनते वतीन आपकी टेलीकॉम है, इस पे आपका वाइट ट्राइब है सर। इसके बाद आपका यहाँ पे वर्ल्ड कॉल है सर, वर्ल्ड कॉल पे जुर्माने हुए। यहाँ पे आपके PTCL पे मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद जनाब आपके टेलीनोर पे हुए, वाइज कम्युनिकेशन, डैनकॉम पे हुए सर, रहीम फूड्स, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान स्टेट एल, ये स्टेट की थी। अंदाजा करें स्टेट भी शामिल हो गई कि अपने लोगों को जरा हम भी लूट लें, हम क्यों पीछे रहें सर आमिर साहब। इसके बाद एग्रो फूड्स, फौजी फूड्स, इसमें उसका बैरिया टाउन भी आ गया सर। बैरिया टाउन कैसे पीछे रह सकता था, वो भी शामिल हुए सर। इसमें तकरीबन आमिर भाई कोई मुझे ऐसी चीज नहीं लग रही जिसका नाम ना हो और जिन्होंने यहाँ पे लूटने में पीछे रहे हूँ। मेरा आसान काम आपके लिए बताऊं क्या था, आप लिस्ट में निकाल लेते कि कौन कौन सी कंपनियां पाकिस्तान में रह गई हैं। आप आसानी से कह सकते हैं कि सारी पाकिस्तान की कंपनियां, ये चंद शुरफा हैं जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं रहे हैं। आप ये जो लिस्ट पढ़ते जा रहे हैं आम आदमी को, कि हर जो लिस्ट के अंदर नाम है उसके पीछे पूरी कहानी है कि किस तरह उसने कार्टेलाइजेशन की, कैसे मुकमका करके 100 रुपए की चीज़ 150 की या 200 की या 400 रुपए की भी बेचते रहें। और सिलसिला ये 10-10 साल 5-5 साल से चल रहा है और ये सारा अदालतों पे रुका हुआ है और इस दौरान में लोग लूटी जा रहे हैं। तो सिर्फ ये एक स्टोरी, देयर इज अ स्टोरी अंडर एवरी ब्रिक, द स्टोरी अंडर एवरी नेम। आप तो लिस्ट पढ़ते जा रहे हैं, लोग बोर हो जाएंगे कि जनाब ये क्या नाम ही पढ़ी जा रहे हैं। ये पीछे इसकी तफसील एक ही हम ये आइंदा बताएंगे, सिर्फ एक ही तफसील बताएंगे जिससे कि लोगों को पता चलेगा कि इसके पीछे कहानी क्या, ये होता कैसे है। अच्छा, अब हमने बात की जनाब इनसे मुसाफत की, जो कमीशन ऑफ पाकिस्तान है चेयरपर्सन, उनसे विद्या खलील है, हमारे साथ रिपोर्टिंग भी अब मैं उनसे करवाता हूँ। तो राना अशरफ साहब जो हैं उनके जिम्मे मैंने लगाया, ज़रा उनसे बात करें। बड़ी डिटेल से उन्होंने हमारे साथ उन्होंने वर्जन दिया जिससे मजीद शॉकिंग स्टोरी सामने आई है। ये तो हमारा था, ये स्कूप था कि 27 अरब रुपए के जुर्माने जो हैं 3 को रिकवरी हुई है, बाकी अदालतों को उन्होंने स्टे करवा के रख दिया, जिसमें बड़े बड़े बिग गन्स हमने बताया 1 टक्के की रिकवरी नहीं होने दी, वकील बड़े कर लिए उन्होंने इससे ज्यादा खौफनाक किस्म की तस्दीक, एक तो उन्होंने स्टोरी की तस्दीक की है, उन्होंने विद्या जी साहबा ने कि जनाब आप जो बता रहे हैं कि यहाँ पे उस पे 26 अरब रुपए के करीब जुर्माने, यस
यहाँ पे हमने किए, सिर्फ 3 करोड़ रुपए की रिकवरीज हैं, बाकी जो हैं सारे की सारी कोर्ट में केसेस हैं, रुके हुए हैं। अच्छा, उनसे पूछा गया कि किस चीज़ पे इनको एतराज़ है, आपको जुर्माने लगने पे एतराज़ है या उनको फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, किस चीज़ पे एतराज़ है? अदालतों ने जो स्टे किया है 99% केसेस में आमिर साहब क्या हुआ, या मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, मे भी 90 कर लेते हैं जो वहाँ से बताया गया है। एक एतराज़ है वो क्या है क्लास कि जनाब इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी जो स्टैंडिंग है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकता, मदर पिदर आज़ाद हैं, नो बडी कैन टच अस, रीजन ये सूबाई महकमा है, अब सूबे जाने हम जाने। मैं आपकी बात जरा सी रोकते हुए कि वो जो JJVL का 10 साल से जो एतजाज हसन साहब का केस था, उसमें भी था कि केस तो अलहदा रह गया, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनली निकता निकाल लिया कि जनाब ये पहले फैसला कर लें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला जब तक आगे चलती थी, चीफ जस्टिस साहब वहाँ से जज बदल जाते थे, वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते थे, 10 साल से सिलसिला जारी है। उसी तरह यही है, या फिर ये दायरा बंद कर दे या उसको जो इख्तियारात हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को जो पॉइंट है खुदा के लिए उसको क्लियर कर दें ताकि आगे सिलसिला चले। ये पहले राहत कौनैन आई थी, उसके बाद 1.5 साल तक इसको डिफंक्ट बिल्कुल एक किस्म का गैर फ़ाल कर दिया गया, एक्टिंग चार्ज पर रखा गया। अब ये खातून भी विद्या खलील साहबा भी बड़ी तगड़ी कानून है, बड़ा इन्होंने ये इसके लिए डेयरिंग लिए किया है। इन माफियाज को हाथ डालना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो वकील आते हैं क्लास साहब वो पाकिस्तान के टॉप के हैं। अगर वो लिस्ट दिखाई जाए कि कौन कौन से वकील हैं और कितनी फीसें उनसे ली गई हैं, सिर्फ ये पता करवा लें चीफ जस्टिस साहब कि जनाब कितने कितने बड़े वकील थे और कितने कितने पैसे लिए गए हैं, तो उससे पता लग जाएगा। सर इसमें आमिर साहब फिर हमने उनसे पूछा, इनसे विद्या खलील साहब से, कि आप लोगों ने क्या एफर्ट्स किए, क्या आप उनके साथ मिले हुए थे, आप भी मदद कर रहे थे? मतलब सवाल तो बनता है ना कि इतनी अदालतें 26 अरब रुपए का जुर्माने है, 10-10 सालों से 5-5 3-3 सालों से स्टे लेके बैठे हो, तो आप लोग क्या कर रहे थे? जो आपका काम है, आपने कोई अटॉर्नी जनरल से मिले, कोई फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, कोई वजीर आजम को प्रेजेंटेशन थी, आपने कहाँ कहाँ पे काम किया? उन्होंने फिर बड़ी उस डिटेल के साथ हमें बताई हैं चीज़ें कि उन्होंने कहा जनाब कि हमने हर फोरम पे जाके इनको हमने ब्रीफ भी किया, हम फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले, अटॉर्नी जनरल से भी मिले, सेनेट के स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी ये इश्यूज उठाए गए, और इसके बाद ट्रिब्यूनल के मेंबर जो हैं वो पूरे नहीं किए गए। इनके वारदात के तरीके देखें, इस पे इसहाक डार साहब ऑन रिकॉर्ड है, वो भी हम कल आपके साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने वहाँ पे कौमी असम्बली में इनके बारे में क्या बताया था। उन्होंने भी यही कहा था कि अदालतें जो हैं ये स्टे दे रही हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल वो रिडेंडेंट होकर रह गया है, ब्लॉक होकर रह गया है। सीधा जाते हैं, वकील करते हैं, 2-2.5 करोड़ रुपये उसको देते हैं, वो उनको बिलियंस ऑफ रुपीज़ के केसेस में कहते हैं माय लॉर्ड ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही ठीक नहीं है। वो कहते हैं अच्छा चलेंगे, उसको हम डिस्कशन करते रहेंगे, पहले तो इसको आके सेट असाइड करो। मैं सिंपली इतना, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने जो आज उसमें की हैं वो बिल्कुल उनका राइट है, जो ऑब्जर्वेशन दें, फैसला करें, वी आर बाउंड टू फॉलो इट। वो आज उन्होंने कहा है ना FBR को कि आप लोग आएँ और हमें लिस्ट दें। सर ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाएं, विद्या खलील साहबा के पास, आई होप जो आज हमने उनका वर्जन लिया है उसमें बड़ी डिटेल्स हैं। अगर चीफ जस्टिस साहब चाहें, एक ही मसला, सारे केसेस की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कोई वही बुनियाद है ना सारी, एक तो उनसे केसेस मंगवा लें कि टोटल कितने केसेस, हमने आपको बता दिया 27 रुपए मसला हल कर दें। सर वो अपने सामने लगाएं पेशी, डे टू डे बेसिस पे सुने और उसके बाद दें फैसला। ये कौम का पैसा है जो इन लोगों ने लूटा है, जो कौम आपको इस वक्त डैम में आके फंड कर रही है, ये उन्हीं का पैसा है। मैं दाद देना चाहता हूँ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। क्लास साहब, इनकी रिसोर्सेज बड़ी लिमिटेड हैं, इनके पास पूरे पाकिस्तान के सारे बड़े से बड़े वकील जो हैं जो पेश होते हैं। ये बड़ी बात है कि उसके बावजूद इन्होंने अपने बड़े महदूद वसाइल के अंदर कंपटीशन उनके साथ मुकाबला करके, काउंटर आर्गूमेंट्स करके ये डेयरिंगली ये फैसले किए हुए हैं। और ये बड़ी ज़्यादती है कि ये 10-10 साल के स्टे चल रहे हैं, इनका फैसला करें। ख़ास तौर पे जब मेरी खुद ये जो है ना तकलीफ हुई है मुझे इस बात की कि एक उस मसले पे कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही नहीं है, या फिर ये इदारे बंद कर दें या इनकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में इनकी मदद करें, इनके राह में रुकावटें ना बनाएं। और उसमें लास्टली मैं एक नाम बता दूं, थोड़ा सा हम शायद ब्रेक के बाद कुछ और भी कुछ डिटेल ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। चले आप हैं, एक नाम रहता है जिसको कंप्लीमेंट करना जरूरी है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, कि जिन्होंने अपने बहुत सारे खतरात लेके उन्होंने बड़े बिग माफियाज को टेक ऑन किया था। तो खतरात हमने भी कम नहीं लिए हुए आमिर साहब, अदालतों ने भी काम लिया है, बट इन द लव ऑफ दिस, वो क्या कहते हैं, रोम जो उसने कहा था, उसने कहा सीजर, उस ब्रूटस ने कहा था कि मैं कोई ये नहीं है कि मुझे उससे ब्रूटस से मोहब्बत कम है, बट आई लव रोम मोर, वी लव पाकिस्तान मोर। सो लिहाजा ये जो हम
आप कहें खतरात हैं, एक्सपोजर हैं, वट एवर दो हैं, इट्स इन द लव ऑफ दिस कंट्री, दिस लैंड। नॉट दैट आई लव सीजर लेस, आई लव रोम मोर। ठीक है, चलिए एक छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आके वो नाम कौन सा है, अहम नाम भी आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ जिस तरह से चेयरमैन नैब ने भी ये वाजे कर दिया कि करप्ट दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए नैब उसका पीछा करेगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ डीएमजी अफसरान ने इमरान खान साहब के गिर्द अपना हिसार तंग कर दिया है। 92 न्यूज के सीनियर कॉलम निगार मोहम्मद इजहारुल हक साहब ने बेहतरीन कॉलम तहरीर किया है, इससे मुताल्लिक में बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। एक अहम नाम क्लासेस साहब अभी बाकी है शेयर करना, वो शेयर करते हैं, फिर आमिर साहब की जानिब बढ़ेंगे। वो था खालिद मिर्जा साहब। जब ये कंपटीशन, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन नाम उनका बड़ा सुना है। खालिद मिर्जा साहब जब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन बने थे, उस वक्त उनके दौर से हमने यकदम एक्टिविटी देखी कि जो बड़े बिग और पावरफुल लोग थे और जो कार्टेलाइजेशन हो रही थी, लोग मिल मिला के आम आदमी की जेब से पैसे निकलवा रहे थे, उसके खिलाफ उन्होंने आके स्टेप लेना शुरू किए थे। सो मेरा ख्याल है जब आज हम आमिर साहब ये बहुत सारे लोगों की तारीफ कर रहे हैं जो इनका काम अच्छा था, उसके साथ मेरा ख्याल है उनको क्रेडिट भी खालिद मिर्जा साहब को भी देना चाहिए। दो ऑल नेवर मेट हिम, बट जो लोग मिलते हैं बड़ा इज्जत के साथ वो नाम उनका लेते हैं। आसान काम नहीं होता इन पे हाथ डालना। अगर किसी ने जुर्रतकारी ली है तो अली जा, माय लॉर्ड, प्लीज इनकी भी हेल्प करें, हमारी भी करें, डैम के भी करें, पाकिस्तान के कंज्यूमर भी करें। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं आमिर साहब, लेकिन इस वक्त हमारे साथ 92 न्यूज के ही सीनियर कॉलम निगार मोहम्मद इजहारुल हक साहब भी मौजूद हैं। सर, आपको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम करेंगे। जी, इजहारुल हक साहब ने आज जबरदस्त जो है ना, हमेशा ही बड़ा अच्छा कॉलम लिखते हैं, मगर आज तो उन्होंने अपनी ना दिल की अंदर की गहराइयों से जो है ना इस दुख का इजहार किया है। और खुद भी क्योंकि साबका ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं तो अंदरूनी मामलात पूरे समझते भी हैं और जज्बात उसमें डाले हुए हैं। और मोर लेस उन्हीं ने, इससे पहले कि उनसे बात करें मैं, उन्होंने उन्हीं खर्चात का इजहार किया है जो कि मोर लेस हम करते रहते हैं कि जनाब ये बड़ी अच्छी बात है कि ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स हो रही हैं और ऑस्टेरिटी हो रही है, पर हम वहाँ पे ये कहते हैं कि जनाब, मैं ये देख रहा था फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लिस्ट बनाई गई है, ये जो मेंबर्स उसके आए हैं, आधे से ज़्यादा तो वो खुद ही सरकारी अफसरान हैं और वो भी ज़्यादातर डीएमजी क्लास जो पीएएस कहलाती है वो वाले हजरात हैं, कुछ एकेडमिक्स लगते हैं। और ये भी बता दिया जाए कि इसलिए हम खदशात ये करते रहते हैं। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि 3 महीने तक ना छेड़ो, 3 महीने तक ये वैसी रिपोर्ट नहीं आनी, कब आएगी कब बनेगी, मगर ये ज़रूरी है उन पर ये प्रेशर रखें कि जनाब इसमें से निकले, क्योंकि माजी में पहली दफ़ा नहीं है 10 दफ़ा इस तरह के कमीशन बन चुके हुए हैं। अब मैं जाता हूँ इजहार साहब, आप एक फार्मर ब्यूरोक्रेट भी रहे हुए हैं और अब आप लिखते भी हैं, बहुत अच्छा और दिल से भी लिखा हुआ है। आपने जिस खदशात का इजहार किया हुआ है ये मज़ीद इस पर रोशनी डाले, आपने कॉलम में भी किया है, पर हमारे नाजरीन को भी बताएं कि ये होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। डू यू थिंक दिस टाइम इट इज़ सीरियस एंड दे मीन इट? बहुत शुक्रिया आमिर मतीन साहब, आपने मुझे मौका दिया। देखें, सिंपल बात यह है, लॉजिक की बात है, इसको समझने की कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। वो ये कि इसका नाम है सिविल सर्विस रिफॉर्म। अब सिविल सर्विस में देखें, एफबीआर के लोग हैं, इनकम टैक्स के, कस्टम्स के, जो पैसा इकट्ठा करके हुकूमत को देते हैं, रियासत को देते हैं, जिसकी बुनियाद पर रियासत चल रही है। ऑडिट एंड अकाउंट्स के लोग हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, पुलिस के लोग हैं, रेलवे के लोग हैं, इंफॉर्मेशन सर्विस है, कॉमर्स एंड ट्रेड है, फॉरेन सर्विस है। तो इस जो टास्क फोर्स बनी है, मेरे सामने ये कागज पड़ा है 5 सितंबर 2018 का, इसमें कोई एक शख्स भी इन सर्विसेज में नहीं है। कुछ तो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वो आएंगे, वो जो कहते हैं ना फारसी में कि निशस्तंद गुफ्तंद बर्खास्तंद, उनको ये जो डीएमजी के अफसरान हैं, हम डीएमजी अफसरान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सवाल ये है कि दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और उसकी मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि 70 साल में हमारे डीएमजी के अफसरों ने, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं, क्या अपने ज़ेर और रेवेन्यू ठीक कर लिया है? मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की बिलुमूम और पंजाब की खुसूस कोई एक कचहरी बताएं जहां आपके मकान का, जायदाद का, ज़री ज़मीन का इंतकाल बगैर रिश्वत हो जाए।
जब वो अपना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ठीक नहीं कर सके तो वो सारी सर्विसेज रिफॉर्म, उनको क्या पता है रेलवे की क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या पता है इस गाड़ी से अगर होना चाहिए था। ये दोबारा कॉल कर लेंगे, मेरा ख्याल है उनकी लैंडलाइन लाइन की ऑडियो का मसला आ रहा है, प्लीज प्रोड्यूसर दोबारा कॉल कर लें। मैं सिर्फ इसमें नाम पढ़ देता हूँ कि इसमें कुछ नाम अच्छे हैं जिनसे हमें उम्मीद है, मगर ज़्यादातर एकेडमिक्स हैं जो है। उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब को डाला गया, आई एम श्योर उनकी लीगल एक्सपर्टीज़ इसके लिए वो होगी। फिर अली चीमा हैं, उमैर जावेद हैं, एकेडमिक्स उससे लिए गए हैं, शायद कारदार साहब हैं। पर इसके अलावा जो है ज़्यादातर जो है ना वो अगेन ब्यूरोक्रेट्स है, वही वो तार के लौंडे वाली बात है। इजहार साहब आप वापस आ गए हैं, प्लीज़ जारी रखिएगा। जी मैं ये कह रहा था कि देखें हर शय में एक तवाज़ुन होता है, हदीस भी है कि खैरुल उमूर औसतुहा, इत्तिदाल हर चीज़ में अच्छा है। ये टास्क फोर्स जो है ये सारे सिविल सर्विस के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होनी चाहिए थी, और इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं, इसमें और लोग वकील होने चाहिए थे, सहाफ़ी होने चाहिए थे, डॉक्टर होने चाहिए थे। दूसरी गुजारिश यह है कि इशरत हुसैन साहब बड़ा नाम है, लेकिन ये हमने देखा हुआ है, वो जो कहते हैं ना कि न खंजर उठेगी न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये पहले रिफॉर्म्स के कमिश्नर, वो हेड रिफॉर्म कमीशन के सरबराह हो चुके हैं, उसका नतीजा कोई नहीं निकला। अभी इन्होंने एक किताब लिखी है जो पंजाब गवर्नमेंट की तारीफ में थी। फिर रिवायत है, हमने नहीं पता हमें सही है या नहीं, लेकिन सुना है कि वो निगरान वजीर आजम बनने की कोशिश करते रहे, वो ठीक है। लेकिन ये जो डीएमजी के अफसरान के साथ दूसरे अफसरान भी बिठाएं, ताकि डीएमजी का अफसर का ये होता है कि वो सिंसियरली और बहुत जेन्युइन तरीके से वो इस इंप्रेशन में होता है कि अगर कोई लायक आदमी है तो वो सिर्फ डीएमजी में है। तो हमारी ये गुजारिश है, बाकी हमारी किसी से कद नहीं है, पर पुलिस, फॉरेन सर्विस, रेलवे, सारे लोगों को इसमें शामिल करें। एफबीआर का चेयरमैन शामिल करें, ऑडिटर जनरल को शामिल करें, पुलिस का सिटिंग जो चेयरमैन है, सिटिंग बड़ा अफसर, उसको शामिल करें, रेलवे के चेयरमैन को शामिल करें, ताकि एक तवाज़ुन पैदा हो सके और रिफॉर्म कमीशन वाकई रिफॉर्म। ये हमारी गुजारिश। ठीक है, चलिए वक्त में मेरे 2 मिनट बाकी रह गए। बस 2 मिनट पे सिर्फ विकास साहब मेरा कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम या कोई भी आदमी ये नहीं है कि आखिरी लास्ट वर्ड ऑन एवरीथिंग है। ये जो भी लाएं इसको ज़रा ट्रांसपेरेंट रखें, लोगों के सामने डिबेट करें और फिर पार्लियामान में लेके आएँ जहाँ पब्लिक के सामने डिबेट हो। हम भी सुने कि जनाब ये पॉलिसी बनाने से पहले, कानून बनाने से पहले उसके ऊपर मज़ीद डिबेट करवा लें। जी क्लास साहब, वो जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने इजहारुल हक साहब ने, मेरे तो बड़े फेवरेट कॉलम निगार हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम किसी के खिलाफ नहीं है ग्रुप के, वो भी ये बार बार कहते, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस जाओ तो फिर 11 ग्रुप खत्म करें, एक ही ग्रुप हो डीएमजी, एक ही रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप रहेगा या पीएस जो आजकल कहते हैं। अब इसमें कैसे रिफॉर्म्स कर रहे हैं, खैर वो अक्लमंद हैं, वो कर सकते हैं कि आपने इंतहाई टेक्निकल वजारत है, नहीं सॉरी आपकी मिनिस्ट्री है यहाँ पे एफबीआर या फाइनेंस की, एफबीआर में जो आपके कस्टम्स हैं, इनकम टैक्स है, दीगर चीज़ों को देखते, उसके लिए टेक्निकल एक अलहदा उन्होंने यहाँ पे काडर जो है उन्होंने कायम किया था, उस पर आपने डीएमजी आपने बंदा लगा दिया है। उसके लिए आपको वहाँ पे आपका इनलैंड आपका जो उसका रेवेन्यू है कि वहाँ से किसी अफसर को आप लगाते, आपने वहाँ पे डीएमजी अफसर उठाया वहाँ पे जहां से खान साहब जिनकी हम बात करते रहते हैं। जब ये खुद आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो कल को किस चीज़ की रिफॉर्म हो, मुझे नहीं समझ आ रही। इस काम के लिए डीएमजी बने नहीं था, रिफॉर्म्स के साथ मेरिट भी चाहिए। ओहो, वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, वो एफबीआर के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि एफबीआर बिल्कुल टेक्निकल फील्ड है, टेक्निकल काम है, उसके मेंबर्स हैं, वो जानते हैं। डीएमजी का बंदा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, उसको लाज का चीज़ों का तो नहीं पता होगा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। एक चीज लास्टली, मुझे उनका अभी मैसेज आया था, अनवर मंसूर साहब जो हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, अनवर मंसूर साहब, तो उन्होंने हमारी वो सारी स्टोरी देखी है, उन्होंने ये जो हमने अभी देखी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाली, तो उन्होंने कहा जी कि मैं उनसे रब्ता भी करूँगा, उन खतून से, विद्या साहिबा से, केसेस की डिटेल भी मंगवाएंगे, किस किस अदालत में कितने कितने केसेस पड़े हुए हैं, क्यों रुके हुए हैं, क्यों स्टे हुए हैं, और इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। तो उन्होंने कहा जी मैं उनसे रब्ता करके डिटेल्स भी लेंगे, ये रिपोर्ट्स भी लेंगे सारी। अगेन गुड थिंग कि इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एटलीस्ट, ये उनकी अच्छी चीज़ है, शुक्र है कि ये रियासत का इदारा है, ये इसको हमने पिछली गवर्नमेंटों में इसको गवर्नमेंट का इदारा बना दिया था। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सो अनवर मंसूर साहब का ये मैसेज है, हम प्रोग्राम को इस पे होप पे एंड कर रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हमारा शो देख के कहा है कि जी कल हम इनसे रिपोर्ट भी लेंगे और डिटेल्स भी लेंगे केसेस की, और मेरा ख्याल है
उन्हें एक ब्रीफिंग जो है उनको विद्या खलील साहबा से लेनी चाहिए, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को, कि ये 27 अरब रुपए का मसला है, ये कोई 2-4 रुपए की बात नहीं है। अगेन मतलब अनवर मंसूर साहब ने इस पे एक पॉजिटिव नोट पे हम इसको एंड करते हैं। दैट्स हाउ इंस्टीट्यूशन वर्क। ठीक है, बिल्कुल 27 अरब कहां से निकाले जा सकते हैं ये तो बता दिया, मगर 421 बिलियन के केसेस जो अदालतों में पड़े इससे मुतालिक भी डिटेल देंगे। और हमारे साथ मोहम्मद इजहारुल हक साहब भी मौजूद थे। सर आपका भी बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।